गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज एक घटना चक्र में हम लोग देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा ही पार्ट है, तो इसमें टॉपिक है, इसमें हम लोग दो पार्टों में कवर करेंगे। पार्ट 1 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से और लगभग में 125-30 क्वेश्चन तक। तो ये मौर्य साम्राज्य से जो है आपके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बनते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो आपका एग्जाम यूपीपीसीएस हो या आरओ हो या बीपीएससी हो या टीजीटी पीजीटी हो या एसएससी हो। अपकमिंग लगभग में सभी एग्जामों के लिए फायदेमंद है। और ये प्राचीन भारत का इतिहास का जो है हम लोग टॉपिक देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। दोस्तों चैनल पे ये पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। लाइक करने से ना आपका कुछ बनने वाला है ना मेरा, लेकिन एक ये चीज है कि मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। और देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क के द्वारा या हर्ष के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? आप लोग गेस भी करते रहिए, चूंकि हम लोग इससे रिलेटेड जो है टॉपिक 1 लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह देख चुके हैं और अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ना देखे हो, प्लेलिस्ट पे जाकर के चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले नंबर का जो राइट ऑप्शन है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प है, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये यूपीपीसीएस लोअर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? उसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो 2 नंबर का राइट ऑप्शन है, यानी भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प है। आप लोग अपने आप को गेस करते रहिए, आंकते रहिए कि कितना हम सही कर पा रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना जो राजवंश है वो इन चारों में गुप्त है, वर्धन है, मौर्य है या कुषाण है? तो सबसे पुराना जो राजवंश है वो मौर्य राजवंश है। राइट ऑप्शन 3 नंबर का बी विकल्प है, मौर्य राजवंश। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडोकोटस कहा गया था? यानी एक यूनानी लेखक था जस्टिन ने किस शासक को सैंडोकोटस कहा था? तो ये कहा था जो है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंडोकोटस की उपाधि दी थी किसने? यूनानी लेखक जस्टिन ने। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का ये विकल्प सही है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? यानी विलियम जोन्स ने या बी स्मिथ ने या आर के मुखर्जी ने या डी आर भंडारकर ने? तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, विलियम जोन्स। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की थी वो विलियम जोन्स ने की थी। राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सैंडोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का जो उल्लेख किया था, ये किया था, आप लोग भी देखते रहिए, जस्टिन ने। यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, जस्टिन ने सैंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी। इसमें कह रहा है कि कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे, तो ये प्रधानमंत्री थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 8 नंबर में आप लोग गेस करते रहिए, 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है
वह सी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी है। और आगे कह रहा कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। यानी 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। और ध्यान रखिएगा, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, और विष्णुगुप्त के नाम से, विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प सही है, विष्णुगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, बहुत बार पूछी गई है, ये किस विषय पर आधारित है। तो जो अर्थशास्त्र आधारित है, ये आधारित है, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, चूंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है विदेश नीति। अर्थात कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किस विषय पर आधारित है, तो ये आधारित है जो है विदेश नीति से। तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प सही है, विदेश नीति। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। यानी 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, शासन के सिद्धांतों पर यह लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग था वो था दोस्तों मित्र। राइट ऑप्शन 13 का सी विकल्प सही है, मित्र था। और 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। और 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है। तो ये की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। और 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में डिमेकस जो है भारत आया था। तो डिमेकस भारत आया था, ये आपको बताना है किसके शासनकाल में आया था। तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में, यानी डिमेकस भारत आया था, उस समय शासन था बिंदुसार का। राइट ऑप्शन 16 का भी विकल्प सही है, बिंदुसार। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो इसका उल्लेख मिलता है वह मिलता है दोस्तों बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। अर्थात राइट ऑप्शन 17 नंबर का ए विकल्प सही है, बुद्ध घोष की समंत पासादिका में जो है इसका उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में ही अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। तो राइट ऑप्शन 17 का ए विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वह बना था लकड़ी का। राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं।
तो कुम्हार स्थल से यानी किस प्राचीन नगर के जो अवशेष हैं वो कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, यानी राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था वो कौन सा था? तो बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था, ये स्थान आपको बताना है कहाँ का है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। राइट ऑप्शन 20 नंबर का बी विकल्प सही है, पाटलिपुत्र। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? वो मौर्य राजा कौन था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी राइट ऑप्शन 21 का बी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक करने से जो है थोड़ा वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और बाकी ना आपका कुछ बिगड़ता है और ना मेरा कुछ बनने वाला है। 22 नंबर कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा को जीता, गुजरात को जीता और महाराष्ट्र, यानी इन तीनों को जो है जीतने वाला, पहली बार जीतने वाला शासक कौन था? तो ये शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है पश्चिम भारत पर था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी अपने आप को गेस करते रहिए कौन सही हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से जो है यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, यानी गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह प्रमाणित होता है। ये किससे प्रमाणित होता है? तो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, यानी राइट ऑप्शन 24 का बी विकल्प सही है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ये आपको बताना है। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट ऑप्शन 25 का डी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को पराजित किया था वो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। राइट ऑप्शन 26 का सी विकल्प सही है, 305 ईस्वी पूर्व। और एक दोस्तों ये मैप दिया हुआ है, और ये मैप दिया गया है, कह रहा है कि दिया गया मानचित्र संबंधित है, यानी ये जो है मैप है ये पूछ रहा है कि ये किससे मैप जो है संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको ये गेस करना है कि ये जो मैप है ये रिलेटेड है अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय, यानी अशोक ने जब शासन किया उसके अंतिम समय का जो है ये इससे रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन इसका 27 का सी विकल्प सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो राजधर्म की स्थापना की थी और वो किया था अशोक ने। राइट ऑप्शन 28 का ए विकल्प सही है, अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था ये आपको बताना है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाकी अफगानिस्तान शामिल था, बिहार शामिल था और कलिंग शामिल था।
29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख हुआ है वो कब हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है ये यानी किस शिलालेख में हुआ, तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। राइट ऑप्शन 30 का बी विकल्प सही है। यानी अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख है वो द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। तो राइट ऑप्शन 30 का बी विकल्प सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प सही है, अशोक ने करवाया था। जो क्वेश्चन को अपने आप जो है पॉज करके देख लिया करिए और अपने आप गेस करिए कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। 32 नंबर कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? यानी तीर्थ यात्रा या मोक्ष में विश्वास या देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी और ये प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समित होने का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है जो है यानी अशोक के अभिलेख में या दीप वंश में या महावंश में या दिव्यावदान में। तो ये इसमें आपको कोट चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है एक तो दीप वंश है और दूसरा है महावंश। दीप वंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का जो है उल्लेख मिलता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा, 2 और 3। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी उस नगर का नाम आपको बताना है और वो नगर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी। तो राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है। और 35 नंबर क्वेश्चन कोट पर आधारित है। कह रहा निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो कौन थे? इसमें कह रहा है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त तो नहीं थे, एक तो अशोक थे और एक थे दशरथ। तो 35 नंबर में अगर देखा जाए राइट ऑप्शन इसका कौन सा सही हो सकता है? तो डी विकल्प केवल 2 और 4 यानी अशोक और दशरथ जो है यह मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो राइट ऑप्शन 35 का डी विकल्प सही है, 2 और 4। 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक दोस्तों ये मौर्य शासन में अधिकारी को कहा गया है। तो राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है। मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उन्हें रज्जुक के नाम से जाना जाता था। 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 36 नंबर के बाद 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 37 नंबर कह रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को या व्यापारियों के काफिले को या महाजनों को या तीर्थयात्रियों को? तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन 37 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ये आपको बताना है कि मौर्य प्रशासन में वो अधिकारी वर्ग नहीं था। तो इसमें एक अग्रहारिक जो है यह मौर्य शासन में अधिकारी का भाग नहीं है। बाकी युक्त था, प्रादेशिक था और राजयुक्त ये मौर्य प्रशासन का भाग थे, लेकिन अग्रहारिक जो है यह अधिकारी जो है मौर्य शासन का भाग नहीं है। तो राइट ऑप्शन 38 का जो है ए विकल्प जो है सही नहीं है। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे मानते हैं?
तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप मानते हैं वो सांची को मानते हैं। राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प सही है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है सांची है। 40 नंबर के बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये आपको बताना है, यानी बिंबिसार या अशोक या हर्षवर्धन या पुष्यमित्र ने। तो 41 नंबर में जो सांची का जो स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। राइट ऑप्शन 41 का बी विकल्प सही है, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक शासक ने करवाया था। राइट ऑप्शन 41 का बी विकल्प सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का जो प्राचीन नाम था ये आपको बताना है, और उसका प्राचीन नाम था काकड़ाम। काकड़ाम इसका प्राचीन नाम था सांची का। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम था। 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, काकड़ाम। 44 नंबर क्वेश्चन ये कोट पर आधारित है, यानी मैचिंग पर। तो इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है, और सूची फर्स्ट में स्थान दिया है, सूची सेकंड में स्मारक एवं भग्नावशेष दिया हुआ है। और इसमें आपको देखना है कि जो कौशाम्बी स्थान है, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है, और इधर भग्नावशेष जो स्मारक है ये दिया हुआ है, जैसे धमेक स्तूप और घोस्ता मठ राम मठ, घोस्ता राम मठ और रानाभर स्तूप और सहेट में है। तो सहेट में है तो श्रावस्ती में है, यानी डी का हो गया 4। तो डी का 4 किसमें है, डी का 4 एक तो डी में है और एक बी में है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो है ये क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि कौशाम्बी, कौशाम्बी एक तो डी का तो 4 हो गया, और डी में 4 तो हैं, एक तो ए में है और एक सी में है। तो बी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, अब बचा आपका ए और सी। तो जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में घोस्ता राम मठ है, ए का हो गया तो। और कुशीनगर में ये रानाभर स्तूप जो है ये कुशीनगर में है। और सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहेट महेट है। तो इस हिसाब से 2, 3, 1, 4 यानी सी विकल्प इसका सही बन रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 44 का। 44 नंबर के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 45 नंबर कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर या लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इनका जो है ये क्रम आपको निर्धारित करना है, और क्रम सबसे पहले कहाँ गए और सबसे बाद में कहाँ गए। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये लुम्बिनी फर्स्ट नंबर हो जाएगा, उसके बाद में ये आपका कपिलवस्तु ये सेकंड नंबर हो जाएगा, और उसके बाद में गया ये तीसरे नंबर पर यहाँ गए थे, और गया के बाद जो है सारनाथ ये चौथे नंबर पर, और सारनाथ के बाद ये कहाँ गए, तो सारनाथ के बाद ये कुशीनगर गए ये 5वें नंबर पे, और उसके बाद श्रावस्ती लास्ट में यानी ये 6ठे नंबर पर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका डी विकल्प सही है, 4, 2, 1, 5, 3 तथा 6, यानी राइट ऑप्शन इसका 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन करा कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा यूज की गई वो कौन सी थी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा थी वह थी प्राकृत। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। राइट ऑप्शन 46 का जो है बी विकल्प सही है। 46 नंबर के बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, यानी अशोक काल का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो वो कौन सा अभिलेख है, तो ये है दोस्तों शहबाज गढ़ी।
शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो राइट ऑप्शन 47 का सी विकल्प सही है। 47 नंबर के बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख थे वह प्राकृत भाषा में थे। राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है, प्राकृत। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, यानी पत्थर की पट्टियों पर या मोहरों पर या स्तंभों पर या सिक्कों पर। तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, पत्थर की पट्टियों पर। पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है उत्कीर्ण किया गया था। तो राइट ऑप्शन 49 का जो है ए विकल्प सही है, पत्थर की पट्टियों पर। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो पढ़ने वाले थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। राइट ऑप्शन 50 का सी विकल्प सही है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले जो थे वह थे जेम्स प्रिंसेप। 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही, जेम्स प्रिंसेप। और 53 नंबर क्वेश्चन करा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो था जेम्स प्रिंसेप। राइट ऑप्शन 53 का डी विकल्प सही है, जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन यानी डिसाइफर किसने किया था। ये 54 नंबर में जो है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले जो विघटन किया था वह किया था जो है जेम्स प्रिंसेप ने। राइट ऑप्शन 54 का बी विकल्प सही है, जेम्स प्रिंसेप। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य सम्राट के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वह कौन थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में थे, यानी राइट ऑप्शन 55 का डी विकल्प सही है, खरोष्ठी लिपि में। और 55 नंबर के बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। तो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, अनुराधापुर। अनुराधापुर वह स्थान है जहां प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। और 56 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो प्राचीन भारत में उस लिपि का नाम बताना है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। 57 का डी विकल्प। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये लिपि लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। राइट ऑप्शन 58 का सी विकल्प सही है, खरोष्ठी लिपि। 58 नंबर के बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतया जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा नाम है। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से अशोक का अपने शिलालेखों में जो है इसका नामोल्लेख हुआ है। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, प्रियदर्शी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतया किस नाम से जाने जाते थे। तो अपने शिलालेखों में अशोक जो सामान्यतया जाने जाते थे वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। राइट ऑप्शन 60 नंबर का बी विकल्प सही है, प्रियदर्शी। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया था। तो ये किया गया था अशोक का, यानी अशोक के अभिलेखों में तो अभिलेखों में
अशोक शासक का जो उल्लेख है वो प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया था। 61 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। गलत आपको बताना है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, खंडन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो बारे में गलत पूछ रहा है, गलत इसमें 62 नंबर का डी विकल्प जो है गलत है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उदारभान मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रांग्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। ये आपको बताना हो। 63 नंबर में जो 4 ऑप्शन दिए हो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। सांची के स्तूप में या सांची शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के रूप में यानी राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। 63 नंबर के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मॉस्की अभिलेख में मिलता है। राइट ऑप्शन 64 का डी विकल्प सही है, मॉस्की अभिलेख। और 64 नंबर के बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित किया गया है। तो ये किया गया है मास्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक नाम उल्लेखित है। राइट ऑप्शन 65 का डी विकल्प सही है। दोस्तों वीडियो को चूंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, 2 पार्ट जो है वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए 2 पार्टों में इसको कवर किया जा रहा है। चूंकि टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक। अब जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 100 लगभग में 26-27 तक क्वेश्चन है। तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जो लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है वो लोग एम.के. साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहां अवेलेबल है। धन्यवाद।